नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे एक्टर राहुल तिवारी से। राहुल तिवारी का जन्म भोपाल में हुआ। एमटेक और एमए की पढ़ाई की, इसके बाद 8 साल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर रहे और अब ड्रामा डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। राहुल ने रंगमंच से अभिनय की शुरुआत की, इसके बाद टीवी सीरियल दिया और बाती, मन में है विश्वास, क्राइम शो क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया एपिक चैनल की डॉक्यूमेंट्री फिल्म रक्त में अभिनय किया। तो फिल्म लव हॉस्टल में सनी देओल के साथ नजर आए हैं। इसके अलावा वेब सीरीज विसल ब्लोअर में भी अदाकारी की है। तो बहुत जल्द वेब सीरीज आश्रम 3 और फिल्म दयाबाई में अहम किरदार में नजर आएंगे। राहुल ने कई सरकारी विज्ञापन फिल्मों में भी एक्टिंग की है। तो फेमस एक्टर राजेंद्र गुप्ता के साथ भी एड फिल्म में नजर आए हैं। राहुल ने नाटक मीरा को भी कलमबद्ध किया है। तो नॉवेल 9 नवंबर का नाट्य रूपांतरण भी किया है। इसके साथ ही कई नाटकों को निर्देशित भी किया है राहुल तिवारी ने। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता राहुल तिवारी। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। नमस्कार राहुल जी, आपने जब शुरुआत किया, आपने इंजीनियरिंग की, आपने पढ़ाई की और फिर आपने 8 साल आप प्रोफेसर भी रहे इंजीनियरिंग के और उसके बाद फिर अभी आप ड्रामा डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो क्या शुरू से यही इच्छा थी कि मुझे इसी एक्टिंग की फील्ड में जाना है, क्योंकि आप खुद एक अच्छे अभिनेता हैं, आपने कई साल रंगमंच किया है, आप लगातार रंगमंच भी कर रहे हैं, आपने कई नाटकों को निर्देशित किया है, आपने कई नाटक का नाट्य रूपांतरण किया है, आपने खुद नाटक भी लिखे हैं। तो फिर ये इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई थी बीच में, वो जो मजबूरी रहती है, जो पारिवारिक जो मजबूरी रहती है कि मेरा बेटा कुछ पढ़े, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, क्या ये वो मजबूरी थी? सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने मुझे एज अ गेस्ट आपके शो पे इनवाइट किया। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि मजबूरी वर्ड तो मैं उसको नहीं कह सकता हूँ, बिकॉज उम्र ऐसी होती है जब हमको पता नहीं होता कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। और कई बार फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता है जो उस फील्ड से नहीं होता है, तो वो बहुत ज्यादा चेज नहीं करते हैं, उस चीज को प्रमोट नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक डिलेमा स्टूडेंट्स के मन में रह जाती है कि फ्यूचर क्या होगा उस चीज का। आगे चल के हमको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। शायद ऐसी कुछ सिचुएशन उस टाइम पे रही होगी। अब मैंने ग्रेजुएशन 2007 में स्टार्ट किया था, तब जब मैंने 12th पास आउट हुआ ही था। तो तब का दौर उतना नहीं था, भोपाल में भी उतना ज्यादा काम नहीं आता था उस टाइम पर। लोग इस फील्ड को बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश्ड फील्ड नहीं मानते थे। तो उस टाइम पर मैंने इंजीनियरिंग की तरफ रुख किया, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में मैं ठीक था, अपने खुद से ही कह रहा हूँ, बट मैं आई वाज अ गुड स्टूडेंट ऑफ माय स्कूल। तो जब मैंने इंजीनियरिंग की, देन इंजीनियरिंग करने के बाद ही मैंने पीपल्स यूनिवर्सिटी में जॉब ज्वाइन किया एज असिस्टेंट प्रोफेसर। एंड उसी के साथ साथ, क्योंकि अगर आप एकेडमिक्स में है तो आपको मास्टर्स भी करना होता है, तो फिर मैंने एलएनसीटी से ही अपना एमटेक जो है वो कंप्लीट किया। बट जैसे ही ग्रेजुएशन में मैंने कदम रखा, तो उसके साथ ही चीज होनी चाहिए जिसको आप पसंद करते हैं। तो एक्टिंग का शौक मुझे शुरुआत से ही था। तो सरफराज हसन सर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला। 2011 में ही मैं उनके साथ जुड़ा और जुड़ने के बाद मुझे लगा कि हाँ, मैं इस फील्ड में भी अच्छा काम कर सकता हूँ। इस फील्ड में अगर मैं सीखूंगा तो आगे बढ़ सकता हूँ। और ये कॉन्फिडेंस, ये भरोसा मुझे जो मेरे टीचर हैं, मेरे डायरेक्टर हैं सरफराज सर, उन्होंने दिलाया। और लगातार फिर 2011 से मैं रंगमंच से जुड़ा रहा और काम करते रहा। और जब 8-10 साल इंजीनियरिंग में हो गए, तो सेज यूनिवर्सिटी जो कि कटारा एक्सटेंशन के पास है, वो मध्य प्रदेश की एकमात्र पहली यूनिवर्सिटी है जो बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का कोर्स जो है वो ऑफर करती है स्टूडेंट्स को। और उसमें वो ड्रामा है, म्यूजिक है एंड सिंगिंग है। तो जब मुझे वहां का पता चला और वहां से मुझे पहले तो एज अ गेस्ट लेक्चर के लिए मुझे बुलाया गया, और जब मैंने वहां पे लेक्चर लिया 1-2 महीने, देन आई केम टू नो कि मैं इस फील्ड में भी एकेडमिक्स में जा सकता हूँ। और क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो ऑलरेडी 10-12 साल का था ही, और मैंने अपना एमटेक कंप्लीट करने के बाद एमए भी किया नाट्य शास्त्र से। तो उसी की बदौलत जो है वो मुझे सेज यूनिवर्सिटी में ड्रामा डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है जॉब। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली आपका जो प्रोफेशन था, आपका जो पैशन था, वो आप दोनों एक हो गया है। अब आप ड्रामा पढ़ाते भी हैं और आप एक्टिंग भी करते हैं। वाकई, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो वो करना चाहता है वो करे। इसलिए आपने 8 साल इंजीनियरिंग की, आपने लोगों को आपने पढ़ाया, लेकिन फिर अब आप
जिसमें आपको शौक है, जो आपका मनपसंद काम है, आप वो अब आप कर रहे हैं आप। और अच्छा राहुल, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि लगातार आप थिएटर भी करते थे, लेकिन हर एक हमेशा एक इच्छा रहती है, क्योंकि आप एकेडमिक में थे, आप प्रोफेसर भी थे, आप हमेशा एक इच्छा रहती है कि अब टीवी में आना है, अब फिल्मों में आना है, क्योंकि रंगमंच करते हैं हम तो वहाँ पे जो दर्शक रहते हैं सीमित रहते हैं, जो हॉल की कैपेसिटी रहती है कभी 200, कभी 250, कभी 300, लेकिन हर कोई एक्टर चाहता है कि मुझे टीवी में आना है, फिल्मों में आना है। तो ये जो टीवी फिल्मों का सफर आपका कैसे शुरू हुआ, और पहला जो ब्रेक था आपका टीवी सीरियल का वो कौन सा था, और कैसे उसमें आपको मिला मौका? हाँ बिल्कुल, हर कलाकार चाहता ही है कि उसको फेम मिले, नेम मिले। रंगमंच एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप लोकली हम कह सकते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा डिजिटलाइजेशन उसका नहीं है, तो आप ईच वन रीच वन वाले फंडे तक नहीं पहुंच पाते हैं। आप लगातार सालों साल थिएटर करते रहे तो आपको थिएटर के लोग जानते हैं, बट आपका जो फेस है वो पब्लिक में नहीं आ पाता। ये एक थोड़ा सा गिल्ट भी नहीं कह सकते, जो लोग थिएटर करके सेटिस्फाइड हैं वो उनकी जगह पर सही है, बट कई लोग ऐसे होते हैं जिनको थिएटर से संतुष्टि नहीं मिलती, तो वो धीरे धीरे टेलीविजन की तरफ मूव करते हैं। तो और कई लोग दोनों चीज भी करते हैं और दोनों बेहतर करते हैं। तो 2014 में यहीं भोपाल में एपिक चैनल जो है एक नेशनल चैनल है, जिसपे बहुत अच्छे हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल स्टोरीज आती हैं, रियल स्टोरी बेस्ड। तो उसका ऑडिशन चल रहा था व्हेन आई वाज इन पीपल्स यूनिवर्सिटी। तो 2014 में जब जो भोपाल के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, बहुत सारी अहम भूमिका जो है वो भोपाल की कोऑर्डिनेटर्स की भी है कि वो आज भोपाल में जितने भी थिएटर आर्टिस्ट हैं या एक्टर्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो 2014 में ही एपिक चैनल का एक ऑडिशन कंडक्ट हुआ था। रक्त एक सीरीज थी, डॉक्यूमेंट्री, वो एक घंटे की, उन्होंने 10 स्टोरीज रिलीज की थी। तो उसका ऑडिशन मैंने दिया और वो पहला मेरा ब्रेक था जो एज अ लीड मुझे मिला, पहला ही ब्रेक था और एज अ लीड मुझे उसमें काम करने का मौका मिला। तो मैंने सिराजुद्दौला जो किंग ऑफ वेस्ट बंगाल है उनकी मुख्य भूमिका जो है वो निभाई थी, और ऐसी 10 स्टोरीज थी, उसमें उन्होंने भोपाल से 10 लीड एक्टर्स चूज किए थे, बाकी फिर सपोर्टिंग एक्टर्स तो थे ही उसमें। तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही बढ़ जाता है जब आपको पहली बार काम मिले और अच्छा काम मिले। तो कई बार ऐसा होता है कि एक्टर्स छोटे छोटे रोल से शुरुआत करते हैं और फिर वो बड़े कैरेक्टर्स की तरफ जाते हैं, बट मेरे साथ थोड़ा सा उल्टा है। मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं किया इस फील्ड में। हर एक्टर का ऐसा रहता है कि उसने स्ट्रगल किया है, बट मैंने ऐसे नहीं किया। मेरा जितना डिजायर है, जितनी मैं चाहता हूँ कि मैं भोपाल में रह के जितना काम कर सकूं, अपनी जॉब के साथ जितना मैनेज कर सकूं, वो बाय ग्रेस ऑफ गॉड, बाय ग्रेस ऑफ सीनियर्स और उनकी ब्लेसिंग से मुझे यहीं मिलता रहा है। तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई और फिर उसके बाद धीरे धीरे साउदर्न इंडिया, क्राइम पेट्रोलर एंड कुछ मूवी जैसे राजनीति सत्याग्रह, ये सब भी धीरे धीरे जब भोपाल में आना चालू हुई तो इनमें काम करने का मौका एक्टर्स को मिलना शुरू हुआ। बिल्कुल। अच्छा, फिल्मों की बात करें तो टीवी सीरियल्स की बात है, टीवी सीरियल्स में आपने अभिनय किया, और फिल्मों की बात है, फिल्मों का सफर कैसे शुरू हुआ? क्योंकि जो लव हॉस्टल है उसमें आपने सनी देओल के साथ भी काम किया आपने, तो 2.5 किलो के जो सनी देओल का जो हाथ है उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस था और कैसे इसमें आपको मौका मिला? मौका तो सेम ही है, जैसे कि भोपाल में भी जो प्रैक्टिस जो चल रही है वो यही है कि मुंबई से जितने भी डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स या कास्टिंग डायरेक्टर्स जो आते हैं वो भोपाल के आर्टिस्टों को बाय नेम बाय फेस बहुत कम जानते हैं, या कोई भी नया जब प्रोडक्शन हाउस किसी दूसरी सिटी में जाता है जहां पर वो लोगों को नहीं जानता, तो वो एक लोकल कोऑर्डिनेटर को हायर करते हैं या लाइनलाइट प्रोड्यूसर्स को हायर करते हैं, और लोकल कोऑर्डिनेटर सारे आर्टिस्ट से कोऑर्डिनेशन करते हैं और जहाँ पे भी ऑडिशन की उनके पास इंफॉर्मेशन होती है वो वहां जाते हैं, ऑडिशन के बारे में बताते हैं और आप तक प्रोफाइल भेजते हैं कि हमको इस एज का, इस लुक का बंदा जो है वो चाहिए। तो इफ यू फिट, अगर आप उस बिल में फिट हो रहे हैं तो आप जाके ऑडिशंस देते हैं और वो फिर क्रैक होता है। तो ऐसे ही उसमें मुझे काम करने का मौका मिला, और उसी के साथ ये एक दयाबाई जो फीचर फिल्म है। लेकिन वो सनी देओल के साथ जो आपने स्क्रीन शेयर किया उसका भी मैं जानना चाहूंगा, कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि बड़े सुपरस्टार रहे हैं सनी देओल, उनके साथ जब आप होंगे और जब आप एक्टिंग कर रहे होंगे तो कुछ खास एक्सपीरियंस तो होगा, वो भी चाहूंगा आप शेयर करें। जी बिल्कुल। कई बार ऐसे हम जिनको बचपन से या अपने चाइल्डहुड से ऑन स्क्रीन देखते रहते हैं, तो कई बार ये मन में क्यूरियोसिटी होती है कि वो लाइव मिलने पर कैसे होंगे, वो कैसे बिहेव करते होंगे, क्या वो जैसे ऑन स्क्रीन है वैसे ही रहते हैं या रूड हैं, ये तमाम क्वेश्चंस आपके अंदर चलते रहते हैं एक एक्टर के अंदर।
तो जब आप स्क्रीन पे जाते हैं ऑन सेट, जब आप होते हैं और जब आप ऐसे बड़े एक्टर्स से मिलते हैं, सीनियर से मिलते हैं, तो आप देखते हैं कि वो उतने ही डाउन टू अर्थ हैं जितना कि वो कैमरे पे जितना ऑन स्क्रीन उनकी जितनी ख्याति है उतना ही वो लोग डाउन टू अर्थ होते हैं। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस मेरा सभी के साथ रहा। अच्छा, उनके डोले कैसे थे? 2.5 किलो के डोले अक्सर हम बात करते हैं, जिक्र करते हैं, तो वो 2.5 किलो के डोले कैसे थे? नजर तो जरूर पड़ी होगी आपकी उनके डोलों पर। बिल्कुल, मेरी ही क्या सभी की नजर थी। और कई लोग ऑन सेट भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वो डायलॉग बोलकर दिखाइए, बट दैट्स अ सिली थिंग कि हम उस चीज के लिए कहते हैं। बट अच्छा था, जैसा वो ऑन स्क्रीन दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा वो उनकी प्रेजेंस जो है वो रियल लाइफ में है। एक और फिल्म है लव सॉरीज, इसमें आपने अमृता राव की जो बहन है कृतिका राव, उसके साथ आपने काम किया है और मैंने उनको सीरियल में भी देखा, एक सीरियल में एज ए लीड काम किया उन्होंने, तो आप देखते से समझ सकते हैं कि अमृता राव की बहन है ये इसमें। तो जब आपने उनसे मुलाकात की और जब आपने उनके साथ काम किया तो कैसा एक्सपीरियंस था? और कोई जिक्र किया होगा आपने उनके साथ अमृता राव का? बिल्कुल, अर्ली आई वाज नॉट अवेयर अबाउट कि वो उनके साथ मेरा सीन होने वाला है। लेकिन जब आपने उनको देखा होगा आपको लगा होगा कि मैंने इनको कहीं देखा है। राइट, एग्जैक्टली। शूट जो हुआ था वो इंदौर में हुआ था और मैं सुबह पहुंचा और जब सेट पे पहुंचा तभी बहुत सारे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी एक प्री मीटिंग हो जाती है सारे एक्टर्स के साथ, क्योंकि सारा शूट जो था वो इंदौर में था, वो मुंबई से आ रही थी, मैं भोपाल से गया था, तो मुलाकात हमारी पहले नहीं हुई थी और कैरेक्टर्स के नाम पता थे कि ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ। तो तब तक भी नहीं पता था कि अच्छा कृतिका जो है वो अमृता राव की रियल सिस्टर है, उनके साथ शूट है। नाम पता था मुझे, बट जहन में बिल्कुल नहीं आया था कि एक अच्छी बड़ी एक्ट्रेस के साथ काम करने, स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल रहा है। जब मैं सेट पे गया तब मैंने उनको देखा तो एक पल को लगा कि अमृता राव है, बिकॉज वो दोनों ट्विंस हैं जी। तो ऑलमोस्ट वो सेम दिखती है, तो बार बार ये लग रहा था कि अमृता राव है क्या। उससे पूछा, फिर मैंने अपनी टीम मेंबर से पूछा तो बोले कि नहीं सबको यही लग रहा है, बट वो उनकी सिस्टर है, दोनों ट्विंस। तो मैंने उनसे कहा, जब मैं पहली बार मिला उनसे तो हाय हेलो के अलावा मैंने सबसे पहले यही कहा कि आप बिल्कुल आपकी सिस्टर जैसे लगते हैं। तो उन्होंने भी यही कहा कि उनके जैसे नहीं लगूंगी तो किसके जैसे लगूंगी। तो बट उनके साथ काम करके बहुत अच्छी बेहद खूबसूरत है। और उन्होंने वो कलर से एक सीरियल है बेइंतहा करके, बिल्कुल किया था वो, और उसमें उन्होंने लीड भूमिका निभाई है। मैं भी जब वो सीरियल देखता था तो मैं सिस्टर से अक्सर जिक्र करता था कि ये अमृता राव की तरह दिखती है। अभी मेरी सिस्टर ने कहा कि एक्चुअली उसी की सिस्टर है, इसलिए वो दिखाई देती है उसी की तरह। मैंने कहा अरे मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा हाँ, जो एक बहुत ही फेमस सीरियल आता है था चिड़ियाघर, उसमें जो बाबूजी का किरदार जिन्होंने निभाया था राजन गुप्ता जी, उनके साथ भी आपने अभिनय किया है, विज्ञापन फिल्म में काम किया, तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं। तो एक बहुत ही बड़े एक्टर के साथ काम जब करते हैं तो वाकई बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और खासकर उन एक्टर को जिनको हम बचपन से देख रहे हैं, क्योंकि राजन गुप्ता जी को हम बचपन से देख रहे हैं। मुझे लगता है शायद जब आप हाफ पैंट पहन के घुमा करते थे तब से आप उनको देख रहे होंगे। तो एक बड़े सीनियर कलाकार के साथ जब काम करते हैं तो वाकई खुशी होती है। कुछ खास इंसिडेंट रहा हो आपको उनके साथ, कुछ खास बातचीत रहा हो, तो कैसा था उनके साथ काम करने का माहौल, हम जानना चाहेंगे आपसे। वो अपने आप में एक चलता फिरता एक्टिंग का इंस्टीट्यूशन है, है ना। जो एक्टिंग के चलते फिरते जो स्कूल होते हैं, मैं उनको उस कैटेगरी में, मैं क्या कोई भी उनको उस कैटेगरी में रखना चाहेगा, क्योंकि वो इतना ईज के साथ डायलॉग बोल रहे थे। कई डायलॉग्स ऐसे थे, कुछ 4-4, 5-5 लाइन के डायलॉग्स थे जिनमें हम लोगों को पढ़ने की जरूरत पड़ रही थी, उसकी मीनिंग सबटेक्स्ट समझने की जरूरत पड़ रही थी। या अदर जो एक्टर्स थे हम लोगों ने एक आध टेक एक्स्ट्रा भी दिया उसमें, बट वो उस डायलॉग को इतना फील करके बोला। वो उन्होंने मेरे फादर का कैरेक्टर किया था, मैंने उनके बेटे का कैरेक्टर किया था उसमें, और इट वाज ए इमोशनल एक्ट। तो वो इतना रियल कर रहे थे कि उनकी जो एनर्जी थी, उस एनर्जी से हमको डायलॉग बोलने में बहुत हेल्प हो रही थी। तो एक चीज हमको ये भी समझ में आई कि जब हम ऑन स्क्रीन होते हैं या ऑफ स्क्रीन होते हैं, स्टेज पे जब हम होते हैं, अगर एक्टर आपको सपोर्ट कर रहा है तो आपका 50% काम वहीं हो जाता है, अगर आप उसको लगातार सुन रहे हैं, उस सिचुएशन को समझ रहे हैं। तो वो डायलॉग को इतना फील करके बोल रहे थे कि उनकी एनर्जी, उनके जो फील था वो धीरे धीरे मेरे अंदर या मेरे साथ में जो अदर एक्टर्स थी उनके अंदर ट्रांसफर हो रहा था, और वो सीन बहुत अच्छा एक क्रिएट हुआ था। तो डायरेक्टर को वो बहुत पसंद आया था, और ये सब कुछ प्रैक्टिस से आता है। तो वो उनका जितना भी तमाम जिंदगी भर का एक्सपीरियंस था वो सब उन्होंने उसमें झोंक दिया था, और एक सीन बहुत अच्छा डेवलप हुआ था उनके साथ। बिल्कुल। अच्छा,
राहुल जी, आपने इतना सारा काम किया है आपने, तो हम चाहेंगे कोई आपका मनपसंद संवाद अगर आपको याद हो, चाहे वो रंगमंच का हो, क्योंकि आप जी। ड्रामा पढ़ाते भी हैं आप, तो रंगमंच का हो या फिल्मों का हो या टीवी सीरीज का हो या वेब सीरीज का हो, कोई भी ऐसा संवाद जो आपको याद हो, हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं रंगमंच का एक संवाद देता हूँ, क्योंकि प्लीज। कैमरे के छोटे छोटे डायलॉग्स होते हैं और वो उसमें कट इतने ज्यादा होते हैं, तो बहुत मोनोलॉग जी के चांसेस बहुत कम होते हैं। बिल्कुल। बट मैं रंगमंच का लेता हूँ। नट सम्राट एक बहुत फेमस प्ले है विष्णु जी बावन शिरवाड जी का, जिसको जैन देशमुख जी ने डायरेक्ट किया जी। है। उसमें एक बेटा है नंदू। हाँ तो वो अपनी पत्नी के बहकावे में आकर और हाँ। अपने फादर से ये कहता है कि अब आपको हमारे साथ आप एडजस्ट नहीं कर सकते, हम जी आपके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, हाँ। तो आपको वृद्धाश्रम में चले जाना चाहिए। ये जी सीन है, मैं उसके संवाद प्लीज लेता हूँ। प्लीज। अपा, आप सो रहे हैं क्या? अपा, आप मेरी बात सुन रहे हैं? अपा, पिछले 12 साल पहले हम लोग इस फ्लैट में रहने आए थे, और इन 12 सालों का हर एक दिन इस बात की गवाही देगा कि हमने आपकी सेवा में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आखिर में एक ही बात समझ में आती कि गोल फ्रेम में चौकनी फोटो फिट नहीं बैठती। वो उसमें फिट बैठ ही नहीं सकती। अपा, मैं मानता हूं कि शारदा ने ऐसा कुछ कर दिया होगा जो उसे नहीं करना चाहिए था। अरे, ऐसा कुछ कह दिया होगा जो उसे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन आप लोग भी तो अपनी मर्यादा में नहीं रहते। हाँ अपा, आपकी मर्यादा। अरे, आपका अधिकार चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो अपा, लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये कल्चर्ड लोगों की सोसाइटी है, और हमारा घर भी इन्हीं कल्चर्ड लोगों की बस्ती में आता है। देखिए आई अपा, मैं दिल से चाहता हूं कि आप लोग हमारे साथ इस घर में खुशी खुशी रहें। उसके लिए मैं आपके 100 बार पैर पड़ने को भी तैयार हूं, लेकिन आप लोगों के चलते अपनी गृहस्थी और अपनी पत्नी की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब से आप लोग वृद्धाश्रम में रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही मार्मिक संवाद है, क्योंकि जो आखिरी शब्द था कि अब से आप लोग वृद्धाश्रम में रहेंगे। हाँ। और वाकई जब भी इस तरह की सामाजिक तौर पर हमने देखा है कई लोगों को जो अपने माता पिता को इस उम्र में, जब माता पिता को अपने बच्चों का साथ चाहिए रहता है और जब जी। बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, तो वाकई बड़ी दुख की बात है। और आपने जो इस संवाद बड़ी खूबसूरत तरीके से आपने इसको, अगर हम सिर्फ संवाद की जिक्र करें, बड़ी खूबसूरत तरीके से आपने उसको डिलीवर किया, और जो लिखा है वो तो बहुत खूबसूरत लिखा है। अच्छा, लिखने से याद आया, क्योंकि लिखते आप भी हैं, लिखते आप भी हैं, आपने भी नाटक लिखे हैं, मीरा नाटक आपने भी लिखा है, और जो 9th नॉवेल करके उसका नाट्य रूपांतरण भी आपने किया है। तो कैसे लिखते वक्त, कैसे कि एक्टिंग, क्योंकि इतने सारे काम एज ए प्रोफेसर भी हैं, एक्टर भी हैं, और आपने नाटकों को निर्देशित भी किया है, और कैसे लगा कि मुझे भी एक नाटक लिखना चाहिए? क्या दूसरों की लिखी हुई चीज़ों को बोलते वक्त आपको ऐसा महसूस होता था कि यार ये लाइन ऐसे होती तो और मज़ा आता? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो एक्टर होता है वो जब डायरेक्शन फील्ड में तब जाता है, उसको लगता है यार जो डायरेक्टर है यार ये वो नहीं करवा रहा है मुझसे, या वो नहीं कर रहा है जो मुझे करना चाहिए, इसलिए मुझे भी अब कुछ डायरेक्शन करना चाहिए। तो कुछ ऐसी टीज थी लिखने को लेकर कि, या फिर आपको लगा कि नहीं मैं लिख सकता हूँ और मुझे भी लिखना चाहिए? बिल्कुल, हर एक्टर की ख्वाहिश होती है कि वो हर फील्ड में अपना जो है वो क्या कह सकते हैं हम, कि अपनी ख्याति पाना चाहता है। जी। कई बार लोग इसमें सफल होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। कई बार हमको वो चीज करनी चाहिए जो हमको बहुत अच्छे से आती है। कई बार लोग जो थोड़ा थोड़ा आता है उसको सब जगह प्रैक्टिस करते हैं। तो लिखने का बहुत ज्यादा मुझे शौक नहीं था, और मेरा मेन मोटो था एक्टिंग, रंगमंच का। बट जो मेरे गुरु हैं सरफराज हसन सर, तो उन्होंने मुझे एक बार प्रेरित किया, या मैं कह सकता हूँ कि जब एक सीन चल रहा था जिसमें इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत थी, तो ऑन द स्पॉट मैंने तकरीबन आधे पेज के डायलॉग जो हैं वो इम्प्रोवाइज किए उसमें सीन में, जो कि लिखे नहीं थे। तो वो स्किल कहते हैं कि जो तराशने वाला की नजर अगर आप पर पड़े तो एक बहुत बड़ी मेहरबानी होती है। तो उस टाइम पर उन्होंने नोटिस किया कि मैं अगर सीन इम्प्रोवाइज कर पा रहा हूँ, दैट मीन्स मैं लिख भी सकता हूँ, क्योंकि वो लिखने जैसे ही होता है एक इम्प्रोवाइजेशन। जो डायलॉग लिखे नहीं होते उसको आप ऑन द स्पॉट कहते हैं। तब उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि राहुल, अगर तुम
वैसे तुमने नहीं लिखा है कभी, बट अगर तुम लिखना चाहो तो माइथोलॉजिकल कुछ लिखकर मुझे दिखाओ जी। तो मैंने उसमें पहले प्ले में तकरीबन 4 से 6 महीने ले लिए थे, क्योंकि मैं मीरा पर काम कर रहा था। हाँ। और जब हम हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल प्लेस पर जाते हैं तो हमको डेट्स पे, नाम पे, इन सारी चीजों पे बहुत रिसर्च करनी होती है, क्योंकि हम कुछ भी हेर फेर नहीं कर सकते। तो तकरीबन 4-6 महीने का मैंने टाइम, हालांकि 4-6 महीने अगर मैं कंटिन्यूअसली करता तो वो थोड़ा मैं जल्दी उसको लिख पाता, बट मैं स्टार्टिंग से ही इसमें एकेडमिक्स में हूँ, प्रोफेशन में हूँ। बिल्कुल, जब आपको समय मिलता होगा तब आप उसको कंटिन्यू लिखते होंगे आप। राइट, तो रात को आकर मैंने उसका रोज 2-2, 3-3, 4-4 पेज लिखना स्टार्ट किया, और वो एट द एंड ऑफ डे एक खूबसूरत प्ले जो है वो मीरा वो लिखकर हमारे सामने आया। बिल्कुल। और ये जो 9th नॉवेल है उसका आपने नाट्य रूपांतरण किया है, तो 9 नवंबर क्या कुछ थोड़ा सा आप संक्षेप में बताइए जो बिल्कुल और आपको लगा कि इसका मुझे नाट्य रूपांतरण करना है। जी, ये मीरा लिखने के बाद ही, जब मीरा लिखा और डायरेक्टर ने उसको पसंद किया, सभी जितने भी आर्टिस्ट थे उन्होंने पसंद किया, और हमने उसको स्टेज भी किया था शहीद भवन में। तो उसके बाद ही जो संजय चौबे जी लखनऊ के एक काफी फेमस राइटर हैं, उन्होंने 9th ऑफ नवंबर नोवेल जो है वो लिखी थी, एंड ही रिक्वेस्टेड आवर डायरेक्टर कि आप उसको प्ले करो, बट क्योंकि नोवेल एक बहुत बड़ी होती है और डायरेक्टली वो स्टोरी चलती जाती है, तो डायरेक्टर ने मुझे वो जिम्मा सौंपा कि भाई तुमने अभी मीरा लिखा। पैसिव वॉइस में अक्सर नॉवेल लिखा रहता है, उसको आपको एक्टिव वॉइस में उसको करना पड़ता है संवादों के साथ। राइट, तो उसको नॉवेल को पूरा पढ़ के उसका जो भी रीस्ट था, जो उसकी स्टोरी थी, उसको फिर मैंने पूरा डायलॉग, उसमें ऐसा होता है कि एक गांव का एक लड़का रहता है जो कि फॉरेन में जाके स्टडी करता है, और कई सालों के बाद वो वापस आता है, तो उसके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं कि वापस आने पर समाज में बहुत कुछ बदल गया होगा, कास्टिज्म की चीजें बदल गई होंगी, ऊपर तबके के लोग, नीचे तबके के लोग, ये सारी चीजें बदल गई होंगी। बट जब वो आता है तो देखता है कि और ज्यादा दयनीय स्थिति हो गई, और ज्यादा खराब हो गई है, तो वो वहां पे बदलाव लाने की कोशिश करता है, एंड एट द एंड ऑफ डे वो इतना ज्यादा उस चीज से डिप्रेस हो जाता है कि ही कमिटेड सुसाइड। तो ऐसी एक रियल स्टोरी बेस्ड वो 9th ऑफ नवंबर जो नोवेल है, उसको मैंने नाटक में कन्वर्ट किया था। वो भी हम लोगों ने भारत भवन में परफॉर्म किया है, जिसको डायरेक्ट किया था सरफराज सर ने। जी, बहुत बढ़िया। और आपने इसके अलावा कई नाटकों को आपने निर्देशित भी किया। राहुल जी, हम आपकी तस्वीरें देख रहे हैं, किसी में आप मुगल राजा बने, तो किसी में आप ठाकुर वाले किरदार में हैं, तो किसी में आप पंजाबी का किरदार आपने लिया, गेटअप लिया, कहीं आप पुलिस वाले बने। तो एक आध संवाद और सुनने का मन कर रहा है आपके जो दूसरे कैरेक्टर में से, या आपके रंग में जो कोई संवाद, कोई ऐसे दमदार वाला, बिल्कुल वो जो कि अभी हमने एक मार्मिक संवाद सुना, अगर कोई एक दूसरा संवाद जिसमें थोड़ा सा कहते हैं ना कि वीर रस वाला होता है, अगर ऐसा कोई संवाद हो तो और अच्छा लगेगा। मैं रामधारी सिंह दिनकर साहब की एक बहुत खूबसूरत रचना है, रश्मि रथी, वो काफी बड़ी है, बट मैं उसके 2 पैराग्राफ आपको सुनाता हूँ। ये कृष्ण जी का संवाद है, कृष्ण की चेतावनी उसका नाम भी है। हालांकि समय कम है, क्योंकि मुझे एक दूसरे मुद्दे पे भी आपसे बात करना है, क्योंकि वेब सीरीज आश्रम 3 में भी आपने काम किया, तो 3-4 लाइन आप सुना देंगे तो एक थोड़ा सा मजा आ जाएगा। जी हाँ, बस मैं एक पैरा ही सुनाता हूँ। हाँ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह भगवान पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। ये बहुत बड़ी एक रचना है। वाकई बहुत बढ़िया, क्योंकि ये जो आपने संवाद पढ़ा, ये मुझे लगता है कि हमने इसको स्कूल में भी पढ़ा है और बच्चे लोग ने भी स्कूल में पढ़ा है, इसको हमारी किताबों में है, ये पाठ्यक्रम में शामिल है, और मुझे बिल्कुल याद है कि मैंने इसको स्कूल में पढ़ा है, बड़ा खूबसूरत लगता है। अच्छा, समय कम है तो लेकिन पर एक जिक्र करना चाहूँगा कि वेब सीरीज जो आश्रम 3 है उसमें भी आपने अभिनय किया, इसके ऊपर कई विवाद भी हुए थे और आपने इसमें अभिनय भी किया, तो संक्षेप में बताइएगा, 20-30 सेकंड है हमारे पास, कैसा था आपका एक्सपीरियंस इसमें काम करने का, क्योंकि आपको पता होगा इसमें विवादित चल रहा है, तमाम तरह की शूटिंग में भी बड़े व्यवधान हुए हैं, तो कैसा था? हम उस विवाद की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें आपका जो रोल था कैसा था, इसमें थोड़ा संक्षेप में बताइएगा आप। जी चलिए, राहुल जी आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क उनसे टूट गया और समय भी यहाँ पर खत्म हो गया है, और नहीं तो हम उनसे जरूर जानना चाहते हैं कि जो वेब सीरीज आश्रम 3 में जो इन्होंने अभिनय किया उसमें कैसा एक्सपीरियंस था। लेकिन राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता राहुल तिवारी से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।